Hello students, welcome to your favorite channel You and World। आज हम चैप्टर 1 का पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 3 में हमने ब्यूरियल्स, लग्जरी आइटम्स, यूटिलिटेरियन और क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। अब सवाल ये है कि यूटिलिटेरियन, लग्जरी आइटम्स, क्राफ्ट प्रोडक्शन, इन सब के लिए तो रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती थी, है ना। ये रॉ मटेरियल्स आते कहाँ से थे, इसी विषय में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4 में। पार्ट 4 में हम और दो ज़रूरी बातों पर प्रकाश डालेंगे। वो है सील्स, स्क्रिप्ट्स, वेट्स और एंशिएंट अथॉरिटी। ठीक है। सबसे पहला विषय स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स। प्रोक्योरिंग मतलब प्राप्त करना। क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए तरह तरह के मटेरियल्स यूज़ होते थे। चिकनी मिट्टी तो मिल जाती थी, लेकिन बाकी चीज़ें जैसे स्टोन्स, शेल्स, मेटल्स, ये सब इधर उधर से प्राप्त करनी पड़ती थी। कौन सा मटेरियल कहाँ से प्राप्त होता था, उसकी मैंने एक लिस्ट बनाई है ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो जाए। इस लिस्ट को देखो। इसमें एक तरफ मटेरियल्स लिखे हैं और दूसरी तरफ प्लेसेस, मतलब कौन सा मटेरियल कौन सी जगह में मिलती थी। नंबर 1 शेल्स, नागेश्वर एंड बालाकोट। नंबर 2 लैपिस लाजुली। लैपिस लाजुली क्या है? ये एक प्रकार का स्टोन होता है ब्लू कलर का। ये कहाँ मिलता था? शौटुघाई। शौटुघाई कहाँ है? अफ़गानिस्तान में। नंबर 3 देखो, कार्नेलियन। कार्नेलियन भी एक प्रकार का स्टोन है, रेड कलर का, मैंने बताया था ना। ये कहाँ से प्राप्त होता था? लोथाल से। लोथाल कहाँ? लोथाल है गुजरात में। नंबर 4 स्टियाटाइट। स्टियाटाइट क्या? मैंने बोला था ना, ये एक प्रकार का सॉफ्ट स्टोन होता था। ये कहाँ से प्राप्त होता था? साउथ राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात। ओके। नंबर 5 कॉपर। कॉपर कहाँ से मिलता था? खेतरी से। खेतरी कहाँ पर है? राजस्थान में। नंबर 6 है गोल्ड, जो कि साउथ इंडिया से मिलता था। तो ये अलग अलग मटेरियल्स हैं, कहाँ से मिलता था ये मैंने बता दिया। अब रॉ मटेरियल प्रोडक्शन सेंटर तक पहुँचाना है। कैसे पहुँचते थे? ट्रांसपोर्ट का साधन क्या था? लैंड रूट के लिए बुलॉक कार्ट्स। हमें टेराकोटा के टॉय बुलॉक कार्ट्स मिले थे, जो कि इस बात की पुष्टि करते हैं। वाटरवेज का इस्तेमाल होता था इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज से, और कोस्टल रूट का भी इस्तेमाल होता था। दूर देश के साथ भी कांटेक्ट था, जैसे ओमान, मेसोपोटामिया। हड़प्पा का बना हुआ जार मिला था ओमान में। अनुमान लगाया जाता है कि ओमानी कॉपर के बदले में ये जार दिया गया था। ओमान के कॉपर में जो निकल के ट्रेसेस मिले, वही ट्रेसेस दिखाई दिए थे मेसोपोटामिया के कॉपर में। हड़प्पन सील्स, बीड्स, वेट्स एंड डाइस, ये सब मिले थे मेसोपोटामिया में। इससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया के साथ इसका आदान प्रदान था। कुछ सील्स में तो जहाज़ के चित्र भी दिखाई दिए। मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड में मेलुहा की जिक्र है। मेलुहा, जो कि हड़प्पन रीजन में है।
मेलुहा से काफ़ी प्रोडक्ट्स मेसोपोटामिया में भेजे जाते थे, जैसे कार्नेलियन, लैपिस लाजुली, कॉपर, गोल्ड एंड वैराइटीज ऑफ वुड। ऐसा प्रतीत होता है कि ओमान, बहरेन या मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा का कम्युनिकेशन समुंदर के द्वारा ही होता था। मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में मेलुहा को लैंड ऑफ सी फेयरर्स बताया गया है। इन सब के अलावा सील में पाए गए जहाज और नाव के चित्र वाटरवेज के इस्तेमाल की पुष्टि करते हैं। अगला विषय है सील्स, स्क्रिप्ट, वेट्स। सील के बारे में विस्तृत रूप से मैंने डिस्कस किया था पार्ट 1 वाली वीडियो में। जिन्होंने पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी, ज़रूर देख लेना। ये सील किसी दूर जगह के साथ सामान के लेन देन में इस्तेमाल होता था। एक बैग में सामान भरकर उस बैग का मुंह रस्सी से अच्छी तरह से बांध दिया जाता था। फिर उस बंधी हुई रस्सी के ऊपर गीली मिट्टी लगाकर उसके ऊपर एक या ज़्यादा सील चिपका दिए जाते थे। सील के ऊपर भेजने वाले का परिचय लिखा होता था। अगर वो बैग सील समेत सही ढंग से पहुंच गया तो ये समझा जाता था कि उसको किसी ने छेड़ा नहीं। ओके, ये तो हो गया सील वाला मैटर। अगला टॉपिक जो आता है वो है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब लिपि। हड़प्पा के सील में कुछ लिखा हुआ मिला। इस स्क्रिप्ट को एनिग्मेटिक कहा गया। एनिग्मेटिक मतलब है रहस्यमयी, मिस्टीरियस, जिसका मीनिंग आज तक कोई जान नहीं पाया। ये लिपि सांकेतिक चिन्हों से बनी हुई थी। 375 से 400 तक सांकेतिक चिन्ह मिले। ऐसा लगता है कि ये लिपि राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती थी। अलग अलग चीज़ों पर ये लिपि मिली। किन चीज़ों पर मिली ये लिपि? ये लिपि मिली सील पर, कॉपर टूल्स पर, जार्स के किनारों पर, कॉपर और टेराकोटा के टैबलेट्स पर, गहनों पर और हड्डियों की रॉड्स पर। एक साइन बोर्ड भी मिला ऐसे स्क्रिप्ट वाला। ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षा का अच्छा प्रचलन था। नेक्स्ट टॉपिक है वेट, वज़न। सामान एक्सचेंज होते थे तो वज़न करना तो ज़रूरी था। बट्टे बनते थे एक प्रकार के पत्थर से जिसका नाम है चर्ट। चर्ट कैसा पत्थर है? चर्ट इज़ अ सेडिमेंटरी रॉक मेड ऑफ सिलिका। क्यूब के आकार में बट्टे होते थे। उस पर कोई निशान नहीं होता था। जो कम वज़न के बट्टे होते थे वे बाइनरी सिस्टम के अनुसार होते थे, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32। इस तरह से 12,800 तक। ज़्यादा वज़न वाले बट्टे डेसिमल सिस्टम फॉलो करते थे। छोटे छोटे बट्टे शायद गहने और मन के तोलने के काम आते थे। मेटल के बने हुए तराजू भी मिले थे आर्कियोलॉजिस्ट्स को। आज का लास्ट टॉपिक है एंशिएंट अथॉरिटी। हड़प्पन सिविलाइजेशन में काफ़ी चीज़ों में जो यूनिफॉर्मिटी मिली वो सराहनीय है। सील, आर्टिफैक्ट, वेट्स और ब्रिक्स, इनमें एक अद्भुत यूनिफॉर्मिटी देखने को मिली। हड़प्पा सभ्यता की अलग अलग साइट से ये वस्तुएं जो मिली उनमें ऐसी सिमिलैरिटी और यूनिफॉर्मिटी है जो कि विचारणीय है। ब्रिक्स को ले लो। ब्रिक्स को बनाने के सेंटर तो काफ़ी सारे थे, लेकिन जम्मू से लेकर गुजरात तक सभी ईंटें एक ही रेशियो की मिली।
इसके अलावा सेटलमेंट का पैटर्न, लेबर का मूवमेंट, इन सब में एक ऐसी सिमिलैरिटी देखने को मिली कि ऑटोमेटिक ये सवाल आता है, इन एक्टिविटीज़ को कौन ऑर्गेनाइज करता था। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस बात पर खोज करी, उनको कोई इमीडिएट आंसर नहीं मिला। मोहनजोदारो में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग मिली जिसको पैलेस बोला गया। एक स्टोन स्टैचू मिली जिसको प्रिस्ट किंग कहा गया। तो इसलिए प्रिस्ट किंग कहा गया क्यों? क्योंकि मेसोपोटामिया की हिस्ट्री में प्रिस्ट किंग की जिक्र थी। लेकिन हड़प्पा सिविलाइजेशन में किसी धार्मिक अनुष्ठान का पता नहीं चला, न ही ये पता चला कि उस समय पॉलिटिकल पावर किसके पास था। इस विषय में अलग अलग अनुमान लगाए गए। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसा कहा कि हड़प्पन सोसाइटी में कोई भी शासन करने वाला नहीं था। सभी लोग इक्वल पावर और इक्वल स्टेटस एंजॉय करते थे। कुछ लोगों का कहना है कि एक प्रकार का जो सिस्टम था यहाँ पे, अलग अलग जगह में अलग अलग राजा, कोई एक रूलर नहीं था, एक राजा नहीं था, बल्कि कई राजा थे। मोहनजोदारो का अलग राजा, हड़प्पा का अलग राजा, ऐसे। कुछ लोगों ने ये कहा कि एक ही रूलर था, पूरे सिविलाइजेशन का एक ही रूलर था। इसलिए आर्टिफैक्ट्स, सेटलमेंट प्लानिंग और ईंटों के रेशियो में इतनी सिमिलैरिटीज देखने को मिली। तो अभी तक इस अंतिम थ्योरी को ही सही माना गया। तो बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन, चैप्टर 1 पार्ट 4। कैसा लगा आज का लेसन ज़रूर बताना। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।